परम सम्मानीय मंच, सामने बैठे तमाम मेरे विद्वज्जन, हमारे गुरुदेव भी यहीं थे, प्रसानंद मिश्र जी, मामा जी भी यहीं थे, आदरणीय श्री दयानिधि मिश्र जी। दरअसल मुझे जो विषय दिया गया वो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। जो व्यक्ति मुझे जन्म से पहले से जान रहा हो उसके बारे में क्या बताऊंगा। मेरी परवरिश ननिहाल में ही हुई, लेकिन हिंदी का पेशा चुन लिया तो कुछ बोलना है। जब हम किसी समर्थ रचनाकार को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके निर्मिति में परिवेश और उस परिस्थिति की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कई रचनाकार अपनी उपस्थिति से, अपनी रचनात्मकता से प्रमाणित करते हैं कि परिस्थितियां शायद ऐसी ही होंगी। पंडित विद्याधर मिश्र की रचनाएं हमें इसी प्रकार की रचना नजर आती है। उनकी रचनात्मकता में जो ताकत है वो हमें आश्वस्त करती है कि अगर कोई बड़ा विद्वान रचना हो तो उन छोटे छोटे प्रत्ययों को भी उतना ही सम्मान और महत्व प्रदान करना होता है जितना बड़े को। आज मैं जिस पक्ष की ओर चर्चा करूंगा वह पंडित जी की निर्मिति में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि पंडित जी की कुछ रचनाएं, जिसमें चिड़िया रैन बसेरा, यात्राओं की यात्रा, सपने कहाँ गए आदि में ऐसे आत्मकथात्मक संस्मरणों का समावेश है जिसके पढ़कर लगता है कि यही दुनिया असल पंडित जी की अपनी दुनिया थी। मैं उनके संस्मरणों पर बात करूं इसके पहले मैं एक अपना संस्मरण उनके साथ जो बीता उसे सुनाना चाहता हूं, क्योंकि शायद इससे बेहतर अवसर हमें नहीं मिलेगा। मैं एमए में था, पंडित जी का आंख का ऑपरेशन हुआ था। वह नवभारत टाइम्स में थे। गीतांजलि में मेरी जिम्मेदारी थी मैं जाके पत्र पढ़ूं, उनको सुनाऊं, और वह उन पत्रों का उत्तर अपने स्टेनो को देते थे। स्टेनो नोट करता था। हिंदी का छात्र था, गांव दोई का पढ़ा था, अंग्रेजी का ज्ञान उतना नहीं था। डर लगता था कि वो पत्र मैं पढ़ूं कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। एक अंग्रेजी का पत्र मेरे सामने आया, मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर उसमें से कुछ चीजें हिंदी में मैंने उनको समझा दी कि इसका आशय ये है। तो उन्होंने कहा, अशोक, संपादक मैं हूं, तुम नहीं। संपादन करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम खाली पत्र पढ़ो। खैर, मैंने जिस संग्रह पर बात करने के लिए विचार बनाया वो है चिड़िया रैन बसेरा। इसके माध्यम से कुछ बातें कहूंगा। मैंने यह संग्रह क्यों चुना इसकी भी चर्चा करूंगा। दरअसल पंडित जी अपने भाई जी की तरह, आदरणीय गेय जी की तरह यायावर पंडित के थे, और जहां जहां पंडित जी ने अपनी यायावरी प्रकृति को सहेजा है उसका लेखा जोखा चिड़िया रैन बसेरा में हमें दिखाई पड़ता है। इसमें उन तमाम परिस्थितियों का वर्णन है जिन्होंने पंडित जी को थोड़ी देर के ही सही उस रैन बसेरे में रुकने के लिए प्रेरित किया। उसकी भूमिका में पंडित जी स्वयं कहते हैं, जिन जिन स्थानों में नीड बनाता रहा
नीड मिलते रहे। उन स्थानों, उन लोगों का पार्श्व चित्र इसमें है। इसका आधार न कोई डायरी है, न कोई नोटबुक है। इसका आधार प्रत्यक्ष की तरह अनुभूत होने वाली स्मृति है। आलेख बहुत लंबा है, मैं आयोजकों में से ही हूँ, मैं तो मानता हूँ, इसलिए तमाम मित्र हैं, निराला जी हैं और आनंद वर्धन शर्मा जी हैं, पांडे जी हैं, बैनर्जी जी हैं, मैं उन्हीं को सुनूंगा। सिर्फ एक दो संदर्भ बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहली बात, यह संग्रह मैंने क्यों चुना? 2001 में हमारे विश्वविद्यालय ने, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किया था। मैं भी विश्वविद्यालय की तरफ से उसमें गया था। दरअसल रैन बसेरा संग्रह वहीं वर्धा में ही पूर्ण हुआ था। इस कारण से भी मैंने सोचा कि मैं रैन बसेरे पर ही बात करूंगा। इसमें 10 आलेख हैं। चिड़िया रैन बसेरा, विदेश में कमरे, अपने गांव की बात, रीवा की बात, यह जो 10 है, यह मैं मानता हूं कि पंडित जी को देखने के 10 वातायन हैं, 10 खिड़कियां हैं, जिसके माध्यम से पंडित जी के व्यक्तित्व को निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। क्योंकि पंडित जी जहां रहते थे, वहां की परिवेश, परिस्थितियां दोनों में रच बस जाते थे। कोई लिखते हैं कि इसके आकाश में इतने सारे लोग, इतनी सारी जगहें, उन जगहों के इतने परिदृश्य, उन जगहों के कोर कगार, साथ साथ न जाने जादू के बल पर झरने वाली पतली सी पर तेज प्रवाह वाली धार बन जाती है। पंडित जी बताते हैं कि बसेरे की सुधि कब आती है लोगों को। वो कहते हैं 2 बार आती है जीवन में। एक बार वह जब थक कर पढ़ना चाहता है, दूसरी बार जब बसेरा सदा के लिए छूटने वाला होता है। इस पूरे संग्रह में पंडित जी बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं, बसेरे बहुत बने, उजड़ा कोई नहीं, पर मेरा कुछ न कुछ अंश जरूर उजड़ता गया। इसको वह एक अम्लोन स्वाद से संबोधित करते हैं। इसका स्वाद अम्लोन जैसा होता है, जो स्वाद मिलता तो है लेकिन हम स्वाद व्यक्त नहीं कर पाते। वो मानते हैं घर वही है जो थके पुरैन भर का हो बसेरा। अपने पहले ही निबंध चिड़िया रैन बसेरा के माध्यम से अपने पूरे जीवन चक्र में जितने बसेरे मिले, चाहे वह किराए के हों, चाहे खुद के हों, उसका वर्णन वो उसमें करते हैं। अपने गांव से बात शुरू करते हैं जहां बचपना बीता। ननिहाल की बात करते हैं जहां पर उन्हें भारतीय साहित्य मिला और सही में वहीं से पंडित जी को हिंदी तथा संस्कृत में पढ़ने की रुचि जागृत हुई। कब उस घर में बैठ करके पंडित जी ने हिंदी के घर में प्रवेश किया, यह स्वयं पंडित जी को आश्चर्यजनक तरीके से चकित करता है। पिछली चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने चर्चा की थी आधुनिकता को लेकर के। पंडित जी के बसेरे 2 प्रकार से परिवर्तित होते रहे। प्रथम अध्ययन के क्रम में, जिसमें गांव से गोरखपुर से इलाहाबाद। यहाँ मैं बात जरूर रेखांकित करना चाहूंगा और क्षमा भी मांगना चाहूंगा लोगों से अगर किसी को बात अटपटी लगे, कि पंडित जी एक संस्कृत निष्ठ परिवार से थे, लेकिन पंडित जी ने अपनी शिक्षा के लिए
विद्या की जो पारंपरिक राजधानी काशी थी, इसके स्थान पर आपने आधुनिक शिक्षा सभ्यता के नगर के रूप में जो विख्यात था इलाहाबाद, उसका चयन किया। इलाहाबाद में 11 वर्षों तक वह रहे। वहां से उन्होंने स्वावलंबी का संघर्ष पूरा किया। अध्यापकीय नौकरी से लेकर के कुलपति तक के दायित्वों का निर्वहन किया उन्होंने। लेकिन जब वह उच्चासीन पदों पर होते थे तो अपने आप को काफी विचलित महसूस करते थे, और जो उनको वह आवास मिलता था उसको जंगल से संबोधित करते थे। वह लिखते हैं एक जगह, 2 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में विपत्ति जाल मगनों में रहा, और उन्हें घर कहना पड़ेगा। मेरा चलता तो मैं उन्हें जंगल कहता, लेकिन जंगल नहीं कहूंगा। उससे बड़ा जंगल चेतन संवेदना से शून्य अजनबियों का जंगल था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कुलपति आवास रास नहीं आता था, क्योंकि वह मानते थे जब हम बड़े पदों पर रहते हैं तो जीवन हमारा बेसुरा हो जाता है। आज हम लोगों ने अनुभव किया होगा, हमारे राज्यपाल महोदय चाहते थे कि रुकें, लेकिन एडीसी और तमाम प्रोटोकॉल इन सब के निर्वहन के नाते वह जितना सहज रहते उतना रह नहीं पाए। पंडित जी भी इसको अपने रचनाओं में अनुभव करते थे। आसक्ति उनको जरा सा भी नहीं थी। विदेश में कमरे, यह उनका आलेख है उसी संग्रह में। वह विदेश में रहते थे, लेकिन उनका देसीपन हमेशा उनके साथ रहता था। सिएटल के शहर में भी वह सियारबियाही मौसम की कल्पना करते थे, जब बारिश गिरती थी और धूप होता था। जैसे हमारे यहाँ वहां पर जब बर्फ गिरती थी और धूप होता था, तो उसे वह सियारबियाही मौसम करते थे। वहां के विद्यार्थी भी इसको देख के प्रबोधित होते थे। जैसे हमारे यहाँ भी जब धूप छांव होता है, बारिश के दिनों में इंद्रधनुष निकलता है, तो हम लोग बड़े आनंदित होते हैं। आनंद बहुत प्रिय था पंडित जी को, लेकिन वो मानते थे कि जो आनंद है वह उन्मादी होता है। लिखते हैं, मनुष्य का आमोद कितना उन्मादी होता है, पर कितना क्षणिक होता है। इसी यात्रा में वे किस तरह से उत्सव धार्मिकता मनाते थे, उसका भी उल्लेख दिखाई पड़ता है। हंगरी में वो अपने आवास पे थे, तो एक सज्जन आए, उन्होंने पकौड़ी खाई, हंगेरियन मिर्च, जिसका वर्णन करते हुए पंडित जी को भरत मुनि याद आते हैं। कहते हैं हंगेरियन मिर्च नहीं माहौर होती थी, देखने में खूबसूरत, पर ऐसे कातिल कि सारे सात्विक भाव उस मिर्च को खाते ही एक साथ प्रकट हो जाते थे। रोमांच, अश्रु, कंपन, प्रवाह आदि। पकौड़ी मुंह में डाली और डालते ही ऊपर से नीचे तक लंका कांड हो गया। यह लंका कांड होना पंडित जी की अपनी सोच थी। पंडित जी को प्रकृति बहुत प्रिय थी। रैन बसेरा में अगर आप देखें तो पंडित जी का एक संस्मरणकार रूप दिखाई पड़ता है। इन संस्मरणों में पंडित जी ने स्वयं को देखने का प्रयास किया है, एक प्रकार का साक्षात्कार किया। वे रचनाएं इनके आत्म परीक्षण का प्रतिफल है। आत्मशोधन का कार्य उन्होंने इन रचनाओं में किया है, और वह लगातार चिड़िया रैन बसेरा की रचनाएं हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र,
और मुकुंद गुप्त की परंपरा की याद दिलाती है। पंडित जी को जितना प्रकृति से लगाव था, शायद प्रकृति को भी पंडित जी उतने ही प्रिय लगे होंगे, क्योंकि रैन बसेरे की तलाश में उन्हें, जैसा कि मैंने पूर्व निवेदन किया था, यायावर बना दिया था। पंडित जी यात्रा पे प्राणी रहे और यात्राओं से कभी भी परेशान नहीं हुए। एकाध यात्राओं में मुझे भी सहयात्री बनने का अवसर मिला। संयोग मान लिए या दुर्योग मानिए, यात्राओं से प्रारंभ उनके जीवन की यात्रा ने ही पूर्ण विराम लगाया। शायद यह रैन बसेरे की तलाश एक वृक्ष की छांव में पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।